हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल द एक्सपीरियंस ऑफ फिजिक्स में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है। उसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो थर्मोडायनेमिक्स में कई सारे लॉ दिए गए हैं। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपने आपको डायरेक्ट फार्मूले पे ले जाके समझाते हैं। ठीक है, आपने सिंपल सा फार्मूला जानते होंगे। डेल्टा क्यू इक्वल डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही जान लीजिए अभी। ठीक है, तो हम दो एग्जांपल देंगे आपको, और दो एग्जाम्पल के थ्रू इस जो फार्मूला आया है उसको हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए कोई एक पिस्टन है। नहीं, ये जो है, एक हमारा एक पिस्टन है और एक हमारा सिलिंड्रिकल ट्यूब है। सपोज ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में, इस फॉर्म में है, और इसके अंदर बहुत सारी गैसें भरी हुई हैं। और जो गैस का टेम्परेचर है वो सब मान लीजिए T1 है। ठीक है, और जो वाल का जो टेम्परेचर है, आउटसाइड द गैस का जो टेम्परेचर है वो T2 है। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि जो बाहर का टेम्परेचर है, वाल का टेम्परेचर है, गैस की अपेक्षा ज़्यादा है। ठीक है, तो आप सिंपल सा एक कंसेप्ट होता है, अगर कोई भी हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है, अगर एक दूसरे को कांटेक्ट में लाया जाता है तो जो टेम्परेचर जो होता है हायर हॉटर बॉडी से लेकर कोल्डर बॉडी तक ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें गैस के मालिक्यूल है, उनका टेम्परेचर T है, और जो वाल का टेम्परेचर है T2 है। तो गैस क्या करेंगे, उससे इंटरेक्ट करेंगे वाल से। सिलेंडर वाल में भरे हुए हैं, उनसे इंटरेक्ट करेंगे और कोलिजन करेंगे। जैसे ही कोलिजन करेंगे एनर्जी का ट्रांसफर करेंगे। एक बहुत सारे कोलिजन होगा, जिगजैग ऐसे रैंडम डायरेक्शन में, उनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जो एनर्जी जो बढ़ेगी वो गैस मॉलिक्यूल उनकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में बढ़ेगी। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल सिंपल सा ये है कि हमने एक सिलेंड्रिकल वाल है, ट्यूब है, उसके इस साइड मैंने एक पिस्टन पी लगाया है, और गैस का टेम्परेचर मान लिया T है, T1 है, और वाल का टेम्परेचर T2 है। यहाँ पे देख रहे हैं, हमने माना है कि जो बाहर का टेम्परेचर है T2 है और गैस का टेम्परेचर T1 है। ड्यू टू दिस कंडीशन गैस मालिक्यूल कोलिजन करेंगे, कोलिजन करके और अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे, और जो काइनेटिक एनर्जी जो होगी एक तरीके से वो उसकी गैस की एनर्जी में बढ़ोतरी होगी, जिसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। आपको बहुत सारा डाउट होगा इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो जैसे मान लीजिए कोई भी एक सिस्टम में गैस मालिक्यूल भरे हुए हैं, अगर उनकी एनर्जी में इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी के रूप में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, मतलब कि गैस किसी भी कंटेनर में इंक्लोज है ना, तो उसकी एनर्जी में जो बढ़ोतरी होगी उसे इंटरनल एनर्जी के रूप में बढ़ेगी। और जो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना, जो वाल टकराने से, वो एक तरीके से एक सिस्टम में क्लोज है, तो उसे वो इंटरनल एनर्जी के रूप में चला जाता है, इंटरनल एनर्जी के रूप में। ठीक है, तो आपको मैंने एक एग्जांपल बताया, चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये सेम एक ऐसा ही सिस्टम है, और मैंने जो एक पिस्टन लगाया है पी, इसे मान लिया जो गैस के मालिक्यूल हैं इसे फिल हुए हैं। इस पर जो मैंने वाल का टेम्परेचर T2 माना था, गैस का टेम्परेचर T1 माना था, इस बार मान लिया कि सबका टेम्परेचर सेम है। ठीक है, तो इस बार मैंने जो P1 पिस्टन है, मैंने इसको इधर साइड प्रेस किया, कंप्रेस किया इधर साइड, तो गैस मालिक्यूल जो रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे थे, जैसे मैंने प्रेस करूंगा इसे मैं, तो गैस मालिक्यूल क्या करेंगे, आपस में कोलिजन करेंगे। ठीक है,
गैस मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करेंगे और कोलिजन करके अपनी एनर्जी को इनफार्म इंटरनल एनर्जी के लिए बढ़ाएंगे, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल जो है, जैसे हम पिस्टन को प्रेस करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल कोलिजन करेंगे, कोलिजन करके अपनी इंटरनल एनर्जी को के रूप में वो बढ़ाएंगे। ठीक है, वो पहले एग्जाम्पल मैंने बताया कि उसमें टेम्परेचर डिफरेंट था, तो उसमें जो एनर्जी की जो इंटरनल एनर्जी जो बढ़ोतरी हो रही थी वो टेम्परेचर की वजह से हो रही थी। इसमें हमने आपको एग्जाम्पल बताया कि यहाँ पे हमने गैस का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम मान लिया है, और मैंने पिस्टन को जो है प्रेस किया। जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो गैस मॉलिक्यूल कोलिजन करेंगे, कोलिजन करके अपनी एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी के रूप में बढ़ाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ क्या बताया कि दोनों एग्जाम्पल मैंने एक कंडीशन होता है कि दोनों सिस्टम में जो मैंने दोनों आपको एग्जाम्पल बताया उसमें हर एक कंडीशन में एनर्जी में बढ़ोतरी हो रही है, उसके इंटरनल एनर्जी के रूप में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये दोनों एग्जाम्पल जो बताया, इसमें देखा कि जो दोनों में जो कंडीशन है फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है केवल उसके गैस के इंटरनल एनर्जी के रूप में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, अब मैंने इस जो पिस्टन है इसको मैंने थर्ड एग्जाम्पल देखिए। अभी इसी एग्जाम्पल से वो जो फार्मूला आया था वो डिराइव होगा। वो दो एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था पहले वाला ना, वो बताया था कि कैसे इंटरनल एनर्जी में बढ़ोतरी होती है गैस मॉलिक्यूल की, कैसे हम उसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये पिस्टन है मेरा, इसमें गैस मॉलिक्यूल है, इसको मैंने स्टोव के ऊपर रख दिया, आग जल रही है, इसको मैंने एक स्टोव है उसके ऊपर मैंने इसको रख दिया। ठीक है, तो ये जो बॉटम सरफेस है सिलेंडर का वाल का है वो गैस के कांटेक्ट में है और मैंने इसके ऊपर रख दिया, और गैस का पिस्टन का पी यहाँ पे है और इधर टेम्परेचर सेम है, मैंने इसको आग के ऊपर रख दिया, स्टोव के ऊपर अग्नि जल रही है। और देखिए क्या कंडीशन होता है, जैसे ही मैंने इसको स्टोव के ऊपर रखा है इसका जो बॉटम सरफेस है वो हीट लेगा जो इस आग से। तो जो इसका वाल बॉटम सरफेस है टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा, और ये जो गैस मॉलिक्यूल है वो भी ज़्यादा टेम्परेचर से बढ़ेगा और एनर्जी ज़्यादा मिलेगी उनको। जैसे ही एनर्जी मिलेगी रंडर ऐसे मूव करने लगेंगे। वो जैसे ही आपको कोई भी पैसा मिल जाता है तो आप अगर आपके पैसा है तो आप खाने चले जाते हैं किसी दुकान पे, वैसे सेम सिस्टम है, सेम कंडीशन इसमें भी होता है। गैस मॉलिक्यूल जैसे ही एनर्जी पाते हैं इस अग्नि से, वो इस पिस्टन को क्या जानते हो क्या करते हैं, ये ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मॉलिक्यूल इस आग से एनर्जी हीट लेते हैं वो गैस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इस पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। जैसे ही जो मॉलिक्यूल है, जैसे इस मॉलिक्यूल को मान लीजिए डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया गया, तो सबसे पहले क्या करते हैं इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेल देते हैं। क्यों ऊपर की तरफ क्यों जाएंगे, क्वेश्चन तो राइज होता है ना, क्योंकि चारों तरफ तो फिक्स है ना, इधर भी वाल फिक्स वाल है, इधर फिक्स वाल है। ये जो पिस्टन है मूवेबल पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, जैसे एनर्जी गैस मॉलिक्यूल पाएंगे एक्सपेंड होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग पिस्टन क्या होगा ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमने क्यू डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया सपोज कीजिए, तो वो सम पार्ट जो गैस मॉलिक्यूल कर रहे हैं, जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं वो पिस्टन को ऊपर ले जाने कर रहे हैं। मतलब क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी गैस मॉलिक्यूल जैसे ही पा रहे हैं इस आग के जलने से, वो पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं, मतलब वो कुछ वर्क डन कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं। तो डेल्टा क्यू अमाउंट हमने हिट दिया और मान लीजिए वो डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि जितना हमें आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो उसका पूरा पार्ट वर्क डन में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, ये नेचर का रूल है। तो जैसे ही मैंने इसको डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया तो डब्ल्यू वर्क डन किया, और जो बची एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल वो अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देते हैं। गैस मॉलिक्यूल
आगे आगे स्टोव पर रख दिया मैंने गैस मालिक्यूल क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके आप एक्सपेंड कर देते हैं इस पिस्टन को। जो पिस्टन को ऊपर करने में जो वर्क डन एनर्जी खर्च होती है वो वर्क डन के रूप में हो जाती है, और जो बची हुई अमाउंट होती है जैसे क्यू अमाउंट आप लिए डब्ल्यू पिस्टन को ऊपर करने में एक्सपेंड करने में खर्च कर देते हैं, और जो बची हुई एनर्जी जो होती है वो गैस मालिक्यूल अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यही जैसे हमने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, और यहाँ पे रुकिए इसको मिटा देते हैं। जैसे डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट गैस मालिक्यूल लिए, और सम पार्ट क्या किए, सम पार्ट वर्क डन के रूप में खर्च कर दिए, और जो टोटल में से वर्क डन खर्च किए जो बची एनर्जी हुई वो गैस मालिक्यूल क्या करते हैं अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सिंपल सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अब इसको देखिए उस डब्ल्यू को उस साइड ले जाएंगे तो डेल्टा क्यू इक्वल यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। मैंने आपको एग्जाम्पल दे के कैसे ये एग्जाम्पल फॉर्मूला आता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो और एक बात को नोटिस कीजिए, आप जानते होंगे कि जो ये वर्क डन का सिंपल सा फार्मूला होता है W इक्वल पी डी भी। तो अगर हम इसे पुट करें तो U प्लस पी डी भी डेल्टा क्यू। अगर मान लीजिए एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, जो मैंने एग्जाम्पल बताया, अगर वो सपोज कीजिए वो आइसोकोरिक प्रोसेस में हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये जो चेंज होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि V2 माइनस V1 होता है dV, तो V1 V2 सेम हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस में, तो ये जीरो हो जाएगा। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट आएगी वो गैस मालिक्यूल क्या करेंगे अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब आइसोकोरिक मतलब जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो जैसे पिस्टन है ना, अगर इसको हमने यहाँ पे एक पिस्टन है, सिलेंडर का ट्यूब है, यहाँ पे गैस मालिक्यूल है, यहाँ पे अग्नि जल रही है, तो जैसे ही मालिक्यूल को आइसोकोरिक में किया जाएगा तो वॉल्यूम में कुछ चेंज ही नहीं आएगा, तो ये पिस्टन क्या होगा ऊपर की तरफ जाएगा ही नहीं, अपने स्थान फिक्स रहेगा। जब वॉल्यूम में चेंज ही नहीं होगा तो फिक्स रहेगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो जितनी एनर्जी पाएगा गैस क्या कहते हैं गैस मालिक्यूल आग से, वो अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फार्मूले का प्रूफ। और मैंने आपको एग्जांपल बताया आइसोकोरिक प्रोसेस में जितनी अमाउंट दी जाएगी मालिक्यूल को वो अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा लेगा, बाकी अमाउंट कहीं भी खर्च नहीं होगी। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।